दो लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है ओम और दूसरा है लक्ष्मण। ओम सुबह 6 बजे उठता है, कोल्ड शावर लेता है, एक्सरसाइज करता है और 9 बजे पहली बार अपने फोन को हाथ लगाता है अपने मॉर्निंग रूटीन को पूरा करने के बाद। दूसरी तरफ है लक्ष्मण जो 6 बजे का अलार्म लगाता है, 8 बजे उठता है। द फर्स्ट थिंग ही पिक्स अप हिज फोन और फिर 2 घंटे रील स्क्रॉल करता है और 10 बजे कॉलेज के लिए भागता है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी पहली क्लास मिस कर चुका होता है। सिर्फ उठने के बाद ही नहीं, अपनी क्लासेस के दौरान, रोड में चलते हुए, कॉलेज से वापस आने के बाद और रेस्ट करते हुए भी वो रील स्क्रॉल करता है। आई नो आप में से 90% लोग इस कहानी में लक्ष्मण के रोल के साथ रिलेट कर पाएंगे। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, फोकस न कर पाना और पूरा दिन कहाँ गायब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। दैट्स यू। तो आपका ब्रेन रॉट हो चुका है। ब्रेन रॉट ये कोई फैंसी जेंजी वर्ड नहीं है, बल्कि एक पॉपुलर टर्म है जो डिस्क्राइब करता है कि हमारे दिमाग की क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कैसे कॉन्स्टेंटली डिटोरेट हो रही है। एन इजी डेफिनेशन टू ब्रेन रॉट इज कि ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारा ब्रेन माइंडलेस स्क्रॉलिंग, मीनिंगलेस कंटेंट कंजम्पशन और शॉर्ट अटेंशन स्पैन की वजह से लिटरली रॉट कर रहा है। और ये कंडीशन इतनी कॉमन हो रही है कि 2024 में ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया था। मगर क्या सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? इज इट एक्चुअली वर्थ डिस्कसिंग? Let's find out. What are you doing in your career right now? So currently अभी मैं 21 years का हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। Currently I'm doing BTech. I'm not sure about after completing of BTech. एक स्टडी रिवील करती है कि इंडिया का 60% से ज्यादा यूथ आज एक्टिवली सोशल मीडिया यूज कर रहा है और ये जनरेशन हर दिन ऑन एन एवरेज 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रही है। यानी इस जनरेशन का एक एवरेज यूथ साल के लगभग 106 दिन सोशल मीडिया पर ही बिता देता है, जिस दौरान वो कोई दूसरा काम नहीं करता, ना प्रोडक्टिव ना अनप्रोडक्टिव। लेकिन दोस्तों असल प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के कंजम्पशन पैटर्न में। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 75% से ज्यादा जेनजी पॉपुलेशन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बजाय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रेफर करती है। How much time do you spend on scrolling reels? I think 30 to 40 minutes. Normally 7 to 8 hours Every day. every day. शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या ज़्यादा बेटर लगता है? मेरे तो ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बेटर लगते हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लॉन्ग वीडियोस। सो टेक्निकली रील्स आर द न्यू अटेंशन सीकर्स इन द टाउन और यही रीजन है कि आज दुनिया का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लॉन्च कर रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड इवन लिंक्डइन तक ने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए अपने प्लेटफॉर्म को इवॉल्व कर दिया है, जिनका कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि ऐसा है क्यों? आखिर इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ लोगों का झुकाव क्यों आया है? आखिर क्यों पहले 3 घंटे की एक मूवी देखने के बाद भी कंसंट्रेशन मेंटेन रहता था, लेकिन अब 30 सेकंड की रील के बीच में भी अटेंशन वॉन्डर करने लगता है? एंड दिस इज ब्रेन रॉट इन एक्शन। टू अंडरस्टैंड इट्स इफेक्ट हमने ओम और लक्ष्मण के साथ एक एक्टिविटी करी, जहां पे हमने दोनों को एक किताब दी और 20 मिनट का टाइम दिया और स्टार्टिंग के 10 पेजेस पढ़ने के लिए बोला और फिर उसमें से 5 क्वेश्चंस मैंने दोनों से पूछे। ओम ने 4 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, जबकि लक्ष्मण वाज एबल टू आंसर जस्ट 1 क्वेश्चन, वो भी काफी कंफ्यूजिंग स्टेट में। दोनों के बिहेवियर में इस कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस का रीजन है एक हार्मोन, डोपामीन। डोपामीन एक फील गुड केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब हम कुछ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस करते हैं और ये डोपामीन ही है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिक्शन का मेन कल्प्रिट है। इमेजिन करिए कि आप इंस्टाग्राम खोलकर एक फनी रील देखते हैं, आपके ब्रेन में इंस्टेंटली डोपामीन रिलीज होता है। ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि आप नेक्स्ट रील पे स्वाइप करते हैं, फिर नेक्स्ट और सडनली 2 घंटे निकल जाते हैं। असल में प्रॉब्लम यह है कि नेचुरली डोपामिन का रिलीज काफी स्लो होता है, जिसके लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है, जैसे बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना या फ्रेंड्स के साथ डीप कॉन्वर्सेशन। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमें इंस्टेंट डोपामिन शॉट्स देता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। साइंस बताती है कि जब हम कंटिन्यूअसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्स अमाउंट ऑफ डोपामिन के लिए 2 रील्स देखनी पड़ रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स अमाउंट ऑफ डोपामिन के लिए 10 रील्स देखनी पड़ेंगी। मतलब सेम लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज करने के लिए हमें मोर एंड मोर कंटेंट कंज्यूम करना पड़ता है। ये एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो एडिक्शन कॉज करता है। कई न्यूरो साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि रील, शॉर्ट्स और ट्वीट्स का 2-3 घंटे का डेली कंजम्पशन हमारी डोपामिन पाथवेज को लिटरली रिवायर कर देता है, जिससे हमें सस्टेन्ड फोकस एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि उनसे डोपामिन स्लो रिलीज होता है। इवन वर्ड्स पता है क्या होता है?
जब आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट्स के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता है ना, तब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक काम पर लंबे समय तक फोकस करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। इवन मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश होने वाले रिसर्च पेपर्स दिखाते हैं कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और रैपिड कंटेंट कंजम्पशन से ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चेंजेस आते हैं, वही एरिया जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और इमोशनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओम और लक्ष्मण के इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं। पर सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, लाइफ में एक्शंस लेने पड़ते हैं चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, आजकल हर कोई इस बात को समझता है कि कॉलेज चूज करते वक्त करिकुलम, फैकल्टीज और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी स्टूडेंट्स बस टैग के पीछे दौड़ रहे हैं और फिर वो किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप या कोई आपका जान पहचान वाला इंजीनियरिंग करने वाला है तो उसको समझना जरूरी है कि कॉलेज कैसे चूज करना है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल बेस्ट फिट होता है। एनएसटी इंडिया का सबसे एडवांस करिकुलम फॉलो करता है, जहां पे टॉप एमएनसीज और स्टार्टअप्स जैसे गूगल, सिस्को, मेक माई ट्रिप और जेप्टो के टेक लीड्स पढ़ाते हैं। यहाँ सेकेंड ईयर से नहीं बल्कि डे 1 से कोडिंग शुरू होती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात करें तो एनएसटी के स्टूडेंट सिंगापुर और चाइना जा चुके हैं और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट हार्वर्ड एचपी ईयर कॉन्फ्रेंस के लिए फुली फंडेड गया था और कुछ स्टूडेंट्स हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए थाईलैंड भी गए थे। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए एनएसटी में पेड इंटर्नशिप्स मिलती हैं। फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट्स अपने सेकेंड ईयर तक टॉप कंपनी जैसे ज़ूम कार, मुद्रा एक्स और डीआरडीओ में इंटर्नशिप ग्रैब कर चुके होते हैं। आज के फास्ट पेस टेक वर्ल्ड में अगर एजुकेशन का तरीका नहीं बदला तो आगे चल के मुश्किल हो सकती है। इसलिए कई स्टूडेंट्स ने आईआईटी, एनआईटी में सिलेक्ट होने के बाद भी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। आपको एनएसटी चूज करना है या नहीं वो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, पर आई बिलीव कि इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में डालना जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करिएगा। आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो मॉर्निंग में मैं 6 से 6:30 के बीच में उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, कोल्ड शावर लेता हूँ, फिर मैं आधा घंटे से लेके 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर यूजुअली मतलब डेली रूटीन फिर जो होता है, I used to keep alarm 6 a.m. but I'm not able to wake up early. I used to wake up around 8 a.m. I used to go to the college around 10 a.m. There is no morning routine. हर दिन हम अपने फोन्स पर घंटे बिताते हैं, मीम्स देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और वायरल वीडियोस एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंचता है? ये कोई रैंडम सिस्टम नहीं है, बल्कि एक केयरफुली डिजाइंड सिस्टम है जिसे कहते हैं सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स स्मार्टफोन पर आपके हर एक्शन को ट्रैक करके आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद आए और आपको प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक एंगेज्ड रखे। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम एक तरह का वर्चुअल मैच मेकर है जो आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर को एनालाइज करता है। आपने क्या लाइक किया, क्या पोस्ट किया, क्या कमेंट किया, कितनी देर तक इस वीडियो को देखा, ये सब डेटा एल्गोरिदम के लिए सिग्नल्स होते हैं। इस डेटा के बेसिस पर एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आपके फीड में क्या दिखाना चाहिए। अगर आप गैजेट्स के वीडियोस देखते हैं तो एल्गोरिदम इंश्योर करेगा कि आपको और भी गैजेट्स रिलेटेड कंटेंट मिले। इससे होता क्या है? तो देखिए, जो चीजें आपको पसंद हैं वो बार बार दिखाई जाती हैं। फीड कभी खत्म नहीं होती, जितना स्क्रॉल करेंगे उतना नया कंटेंट मिलेगा। और इसके साथ ही शुरू होता है वैलिडेशन का एक लूप। लाइक्स और कमेंट के नोटिफिकेशंस डोपामिन रिलीज करते हैं जो एक एडिक्टिव लूप बनता है और हम लाइक्स और कमेंट्स के लिए हर हद तक चले जाते हैं। एल्गोरिदम की एक और छुपी हुई प्रॉब्लम है फिल्टर बबल्स और एको चैम्बर्स। जब एल्गोरिदम सिर्फ वही कंटेंट दिखाता है जो हमारे बिलीफ से मैच करता है तो हम एक बायस्ड वर्ल्ड व्यू डेवलप करते हैं, और क्योंकि हम सिर्फ एक फिल्टर्ड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं और इसे ही फिल्टर बबल कहते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम सिर्फ अपनी सोच के लोगों और आइडियाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ऑपोजिट व्यूज को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसे एको चैम्बर इफेक्ट कहते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जब लोग रिपीटेडली सिर्फ अपने व्यूज से मिलता जुलता कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उनका दिमाग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करने लगता है। ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स को वीक करता है। फिर एको चैम्बर्स इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। जब आप सिर्फ अपने बिलीव्स को रीइंफोर्स करते हैं तो आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स को गलत या मैलिशियस समझने लगते हैं, और यहीं से पोलराइजेशन और इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन की शुरुआत होती है। और सोशल मीडिया के ये एल्गोरिदम्स जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मिले तो इन्होंने एक पूरी जनरेशन के ब्रेन को हाईजैक करने का तरीका ढूंढ निकाला। आपने गोल्डफिश का नाम सुना है? इसे वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट अटेंशन स्पैन वाली स्पीशीज माना जाता है क्योंकि इसका अटेंशन स्पैन सिर्फ 9 सेकंड का होता है।
बट द शॉकिंग फैक्ट इज कि 2000 के दशक में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन जो लगभग 12 सेकंड था, लेकिन 2013 में ये घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया, जो गोल्डफिश से भी कम है। यूथ में तो ये प्रॉब्लम और भी अलार्मिंग है। एक रिसर्च के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हर दिन 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें से 70% स्टूडेंट्स को 45 मिनट के लेक्चर में अपना फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। इस रिसर्च में सिर्फ एकेडमिक नहीं, एंटरटेनमेंट कंजम्पशन में भी स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड रहे। ये स्टूडेंट्स 3 घंटे की मूवी देखते वक्त एवरेज 23 बार फोन चेक करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यार सबसे बड़ा चैलेंज मैं जो फील करता हूँ, मतलब वैल्यू पूरी ऐड नहीं हो पाती। मतलब 1.5 मिनट का ही टाइम होता है, उसी में सब कुछ बताना होता है। अब कई बार किसी टॉपिक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि 1.5 मिनट में कवर ही नहीं करी जा सकती। उसके लिए आपको चाहिए 5, 7, 8, 10 मिनट, बट आपको ठीक है, ऑडियंस की डिमांड है, अटेंशन स्पैन ही उतना है, वो देख ही नहीं पा रहे ज़्यादा कंटेंट, तो फिर हमें ठीक है भाई, उससे काम चल रहा है तो 1.5 मिनट बना रहे हैं। बट हाँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। कई बारी मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को फील होती है ये चीज़ कि यार इसमें नॉलेज की थोड़ी कमी हो गई है और ज़्यादा चीज़ें बताई जानी चाहिए थी, जो कि सही भी है। लैक ऑफ नॉलेज से तो कोई मतलब ही नहीं बनता यार, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इतने कम अटेंशन स्पैन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही कंज्यूम कर पाएंगे, चाहे वो मीम्स हों, डांस वीडियोस हों या फिर सॉफ्ट पॉर्न। अब आप खुद सोचिए कि क्या किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, मे बी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या फिर साइंस को 15 सेकंड में समझाया जा सकता है? Of course not. And this is the exact problem. हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में डीप नॉलेज की जगह सिर्फ सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी एंटरटेनमेंट के नाम पर। Will you believe if I will say कि ब्रेन रॉट की वजह से एक्चुअली भारत में एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस जन्म ले रही है? Yes, you heard it right. इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंजम्पशन की वजह से हमारे अंदर बुक्स रीड करने की टेंडेंसी कम हो रही है। हमारे अंदर अब इतना पेशेंस ही नहीं है कि हम एक बुक को फोकस के साथ पढ़ सकें। 2024 में किया गया एक सर्वे बताता है कि 8 से 18 साल के बीच की यंग जनरेशन में सिर्फ 34.6% बच्चे ऐसे हैं जो अपने फ्री टाइम में रीडिंग को एंजॉय करते हैं, और ये नंबर लास्ट ईयर के मुकाबले 8.8% कम हुआ है। साथ ही डेली कुछ रीड करने वालों का परसेंटेज अब 20.5% रह गया है, और ये नंबर 2005 के बाद लोवेस्ट लेवल पर है। 2009 का नेशनल बुक ट्रस्ट का एक सर्वे रिवील करता है कि सिर्फ 25% यूथ ऐसा है जो अपने सिलेबस के अलावा बुक्स पढ़ता है। हालांकि इस फिगर के साथ कंपेयर करने के लिए कोई रीसेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सारे ट्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि इस नंबर में भी डिक्लाइन आया है। बट यू माइट बी थिंकिंग कि रीडिंग हैबिट में गिरावट का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, रीडिंग का डिक्लाइन क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बुक्स जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने का जरिया होती हैं, अब रिप्लेस हो चुकी हैं शैलो कंटेंट से, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट और शॉर्ट वीडियोस, जो शायद आपको ये फील तो करा दें कि आप बहुत जानकार और समझदार हैं, पर उन वीडियोस में डेप्थ कंप्लीटली मिसिंग होता है। एक स्टडी के अनुसार बचपन में लीजर रीडिंग करने वाले बच्चे ज्यादा क्रिएटिव और एम्पैथेटिक होते हैं, लेकिन आज के यूथ अपने टाइम को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिक्लाइन हो रही है। रीडिंग हैबिट्स का डिक्लाइन एकेडमिक सक्सेस को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। रिसर्च के मुताबिक स्टूडेंट्स जो लीजर रीडिंग नहीं करते, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक होता है, क्योंकि उनकी कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन स्किल्स कमजोर होती है। इसके अलावा बुक्स इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं, लेकिन जब लोग रीडिंग से दूर होते हैं तो उनका दिमाग रिपीटेटिव और सुपरफिशियल थिंकिंग का शिकार होता है। दोस्तों, बुक्स सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये इमोशनल वेलबींग और एम्पैथी डेवलप करती हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरीज लोगों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने में मदद करते हैं, लेकिन रीडिंग हैबिट्स के डिक्लाइन से सोशल आइसोलेशन और इमोशनल डिस्कनेक्ट भी बढ़ रहा है। There are 3 ways by which brain rot is killing India: lack of deep work, political manipulation, reduced critical thinking। अब भले ही ब्रेन रॉट आपको एक छोटी सी बिहेवियरल प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन असल में इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि शायद ये आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ को स्लो कर दे, इतना बड़ा कि शायद ये आने वाली जनरेशंस की मेंटल एबिलिटी को खत्म कर दे। सबसे पहले तो डीप वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। दोस्तों, डीप वर्क उस सिचुएशन को कहते हैं जहां आप पीक कॉन्सेंट्रेशन पर होते हैं, क्विकली लर्न करते हैं और क्वालिटी वर्क करते हैं। इसे मोस्ट वैल्यूएबल स्किल ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा जाता है, लेकिन ये इंक्रीजिंगली रेयर हो रही है।
हमारा जो यूथ है ना वो 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली फोकस ही नहीं कर पाते। वर्क सेशंस, रेगुलर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया चेक और डिस्ट्रैक्शन से इंटरप्ट रहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि अगर एलॉन मस्क जब 10 साल के थे तो उनके हाथ में स्मार्टफोन होता और वो हर रोज 6 घंटे रील्स देख रहे होते, तो क्या वो आज दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बना पाते? या फिर विराट कोहली अगर अपनी टीनेज में बैट की जगह फोन पकड़ लेते तो शायद आज भारत को किंग कोहली ना मिलता। ऑल्सो यूथ की क्रिएटिविटी भी क्वेश्चनेबल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक is still not where it should be, despite having the largest youth population. ऐसा इसलिए क्योंकि इनोवेशन, डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और परसिस्टेंस के लिए हार्ड स्किल्स चाहिए होती हैं, जो ब्रेन रॉट कल्चर में खत्म हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी रटने से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। बट करंट ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट्स सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं, डीपर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने की जगह। इंडिया के पास दुनिया की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है और इसे भारत की बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है। लेकिन ब्रेन रॉट इस डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर सकता है और कर रहा है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना काफी नहीं है, क्वालिटी वर्कफोर्स होना जरूरी है। आज दुनिया चाइना में सिर्फ इसलिए मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना में लोग ज्यादा हैं या फिर उनको चीप लेबर मिल जाती है। चीप लेबर के साथ साथ चाइना में बेस्ट लेबर भी मिलती है, जिनकी हार्ड स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, जहां पे इनोवेशन बहुत एक्सेसिबल है। एंड इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू शो कि ज्यादा पॉपुलेशन होना या फिर ज्यादा यंग पॉपुलेशन होना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है एक देश को महान बनाने के लिए। उस यंग पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, दैट विल डिफाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनी नेशंस इन द कमिंग फ्यूचर। लेकिन इस ब्रेन रॉट की वजह से, इस माइंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से, इस रील की वजह से क्या हमारे वर्कफोर्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की होगी? आई डाउट। इवन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इंडियन ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी कंसर्न रेज कर रही है। टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद इंडियन ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयमेंट के लायक नहीं है। सेकेंडली, ब्रेन रॉट ने हमारी यूथ पॉपुलेशन को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का इजी टारगेट बना दिया है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझने की रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी के कारण लोग बिना फैक्ट्स के अपने ओपिनियंस बनाते हैं और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का आसानी से शिकार हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 33% फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने पॉलिटिकल डिसीजंस सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बेसिस पर लेते हैं, ना कि फैक्चुअल एनालिसिस के बेसिस पर। यही रीजन है कि 2024 इलेक्शंस के टाइम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले पॉलिटिकल मैसेजेस में से 43% फैक्चुअली इनकरेक्ट थे, बट स्टिल ह्यूज एंगेजमेंट जनरेट करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वेल अवेयर हैं कि इमोशनल और पोलराइज्ड कंटेंट रैशनल एनालिसिस से ज्यादा वायरल होता है और इसीलिए वो बैकएंड पे ऐसा कंटेंट जनरेट करवाते हैं। अमेरिका का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल इसका एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जहां एक डेटा एनालिटिक्स फर्म ने इलीगली फेसबुक यूजर्स का डेटा ऑब्टेन और यूज किया। उस डेटा का यूज करके 2016 यूएस इलेक्शंस के समय इलेक्टर्स को पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के जरिए टारगेट किया गया। तो आप खुद सोचिए, जब अमेरिका जैसी हाईली लिटरेट सोसाइटी के इलेक्शंस इससे इम्पैक्ट किए जा सकते हैं, तो क्या भारत में ये मैनिपुलेशन नहीं हो सकता? और नहीं होता, मुमकिन ही नहीं है। और ब्रेन रॉट एंड यूथ के केस में तो इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। थर्डली, रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग। ब्रेन रॉट ने यूथ को वल्नरेबल बना दिया है, न सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए बल्कि फाइनेंशियल स्कैम्स, ऑनलाइन फ्रॉड और हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी। मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि ऑनलाइन स्कैम्स 300% इंक्रीज हुए हैं लास्ट 3 साल में। कॉमन पैटर्न ये है कि यूथ बेसिक वेरिफिकेशन स्टेप्स फॉलो नहीं करते और इमीडिएट रिवॉर्डिंग के ऑफर्स पर क्लिक करते हैं, जबकि वो यूथ है जो शायद पिछले कई सौ सालों में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। बट स्टिल दिस डेटा शोज कि क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस की कितनी ज्यादा कमी है हमारे यूथ में। तो ब्रेन रॉट काफी डीपली इंग्रेन्ड प्रॉब्लम है और इसे सॉल्व करना इज नो डाउट काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि सच ये भी है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जिसे चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं सकते। मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप हाथ में फोन उठाए ना, तो जरूर चेक करिए कि आपने किस टाइम फोन उठाया और फिर नोटिस करिए कि आप हर स्लॉट में जितनी बार भी आप फोन उठा रहे हैं, कितनी देर के लिए फोन उठाते हैं। आप पाएंगे कि 1 घंटे 2 घंटे किस रफ्तार से निकलते हैं। और जब आप ये टाइम स्लॉट्स नोटिस करना चालू करेंगे ना, तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आपकी लड़ाई किससे है। देयर आर कंपनीज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सिस्टम्स जो आपको इस कंटेंट लूप में फंसाने के लिए बैठे हैं। पर आपका सवाल खुद से होना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ के साथ। क्या इसलिए मेरा जन्म हुआ था कि एक दिन मैं बैठ के 4-4, 8-8 घंटे रील स्क्रॉल करूंगा? क्या इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया था? इज दिस समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ? ये मेरे सपने हैं, ये मैं बनना चाहता हूँ या फिर ये मैं होना चाहता हूँ?
जब इन टाइम स्लॉट्स को देखते हुए आप ये सवाल खुद से पूछेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट वर्थ इट, दिस इज जस्ट अ विशियस साइकिल जो कभी खत्म नहीं हो रही है, दिस इज जस्ट अ विशियस साइकिल जो आपका टाइम खा रही है, जो आपकी जवानी बर्बाद कर रही है, जो आपके अटेंशन स्पैन को खराब कर रही है, जो आपकी लाइफ खराब कर रही है, आपका यूथ खराब कर रही है। इट माइट फील फनी, बहुत सारे मीम्स बनते हैं इसके ऊपर कि यार टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, रील्स, बट यू जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। जब भी आप फोन पकड़े अपने हाथ में और जब आपका टाइम आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा हो, सिंपली से टू योर सेल्फ कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। इफ आई एम स्क्रोलिंग इवन अ सिंगल रील फर्दर, दिस इज द काइंड ऑफ एक्शन दैट वी नीड टू टेक एंड दिस इज द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आई बिलीव राइट नाउ। आई होप आप मेरी बात से अलाइन करेंगे। आपके क्या सुझाव हैं, क्या सजेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दें, कर सकते हैं, पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेव प्रॉब्लम, नॉट फॉर यू बट ऑल्सो फॉर द कंट्री। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।